नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 15 जून ये वो डेट था जब भारत और चीन के बीच 45 साल बाद कोई झड़प हुआ और जिसमें कि सैनिकों को शहादत देनी पड़ी। उस रात भारत के 20 सैनिकों को शहादत देनी पड़ी थी। और दोस्तों, उसके बाद भारत में लोग सड़क पर उतर आए। इसके बावजूद भी कि हम लोग इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने कोरोना की इस लड़ाई को छोटा समझा, उसको कुछ देर के लिए अपने दिमाग से निकाले लोग और फिर रोड पर उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही थी, हमारे सैनिकों ने शहादत दी है और उस शहादत का बदला लोग सरकार से चाह रहे थे। तो लोग सड़क पर उतरे। कुछ लोगों ने चाइनीज राष्ट्रपति के पुतले को जलाया, कुछ लोगों ने अपने घर के टीवी को, रेडियो को तोड़ा, कुछ लोगों ने चाइनीज खिलौने को जलाया, कुछ लोग जो चाइनीज राष्ट्रपति हैं उनके पोस्टर को जलाए। और हर जगह से, हर कोने से भारत के यही आवाज़ उठ रहा था कि इस शहादत का बदला लेना होगा, इस शहादत का बदला भारत सरकार को ज़रूर से ज़रूर लेना होगा। और दोस्तों, भारत सरकार भी इसी पे प्लानिंग कर रही थी कि हम किस तरीके से चाइना से बदला ले सकते हैं। और दोस्तों, अब जाकर भारत सरकार ने चाइना के टिकटॉक सहित 59 ऐप्स को बैन किया है। अब दोस्तों, इस भारत के इस कदम को दुनिया के कई देशों ने इस कदम की प्रशंसा की है और यूएस ने तो इसे खुलकर सपोर्ट किया है इस मुद्दे पर भारत को, कि भारत को अपने जो अखंडता है, सुरक्षा है, संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना भारत का हक है, राइट है। और भारत ने सही स्टेप लिया है, क्योंकि दोस्तों, जब भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम टिकटॉक इन ऐप्स सहित 58 ऐप्स को, 59 ऐप को जब हम बैन कर रहे हैं, तो उन्होंने यही अनाउंसमेंट किया था कि इससे हमारी अखंडता, हमारी सुरक्षा को खतरा है और इसलिए हम इस ऐप को, इन सभी ऐप्स को बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके बाद कई सवाल और उठने लगे कि क्या टिकटॉक परमानेंटली बैन हुआ है या फिर टेम्पोररी बैन हुआ है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि टिकटॉक पहले भी बैन हुआ था, आप लोगों को पता होगा, पर उसके बाद ऑर्डर को रिवर्स कर दिया गया और टिकटॉक दोबारा आ गया। तो दोस्तों, इस वजह से अभी भी ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि क्या टिकटॉक को टेम्पोररी बैन किया गया है या इसको परमानेंटली बैन किया गया है। तो दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि पीछे जब जिस भी किसी वजह से टिकटॉक को बैन किया गया था, वो वजह और इस बार जिस वजह से टिकटॉक को बैन किया गया है, तो ये वजह कुछ और है। तो इस बार अगर मेरा माने तो इस बार लॉन्ग टर्म के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि परमानेंटली टिकटॉक को बैन किया गया है बाकी चाइनीज़ ऐप्स के साथ। अब दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ टिकटॉक को हमने बैन कर दिया, सभी ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स को हमने बैन किया, तो क्या सरकार सिर्फ इतना करके ही रुक जाएगी या इसके आगे सरकार का कुछ प्लान भी है? यानी कि सरकार सिर्फ इतने ही बदला लेकर क्या ऐप्स को बैन करके हम अपने 20 जो जवानों को हमने खोया है, जो इन्होंने शहादत दिया है, तो क्या सिर्फ चाइनीज ऐप्स को बैन करके ही हम इसका बदला ले सकते हैं? क्या हमारे पास और कोई स्टेप नहीं है? तो इसका अगला भारत अब आगे क्या लेगा, क्या उसका एक्शन क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने ये फैसला लिया है, अब भारत को जो है ट्रेड भी बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ। तो दोस्तों, मैंने इस पर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि हम लोग अभी चाइनीज जो प्रोडक्ट्स है उसको क्यों बॉयकॉट नहीं कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्यों संभव नहीं है। आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। काफ़ी लंबा वीडियो था वो, और मैंने एक पॉइंट उस पर बताया था कि हम क्या वजह है वो जिसकी वजह से हम अभी चाइनीज और सामान को बॉयकॉट नहीं कर सकते। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, आवाज़ें तो उठ रही हैं कि हमको चाइना के साथ ट्रेड भी बंद कर देना चाहिए, जिस तरीके से हमने ऐप को बंद किया है, जो ऐप्स को हमने बैन किया है। तो दोस्तों, वो चीज़ संभव नहीं है। तो दोस्तों, भारत के पास और क्या क्या रास्ते हैं जो जिससे कि भारत चाइना को जवाब दे सकता है, उसके ऊपर प्रेशर बना सकता है। तो दोस्तों, भारत ने जो ऐप्स को बैन किया है, तो इसको बहुत लोग, बहुत मीडिया ये दिखा रही है कि बहुत बड़ा कदम है, लेकिन दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि कोई बहुत बड़ा कदम नहीं है। अगर हम एक ओवरऑल देखें तो चाइना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि इस 59 ऐप्स में से बहुत से तो ऐसे ऐप्स थे जो कि हम जानते नहीं थे, कभी सुने नहीं थे। तो दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐप को बैन करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया चाइना को, तो ऐसा नहीं है। आप इस भ्रम से
निकल जाइए कि चाइना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों कुछ जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि भारत की ओर से ये बहुत बड़ा कदम है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ समझना होगा ये बहुत बड़ा कदम नहीं है, लेकिन हाँ ये हमारे सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप कह सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा कदम और बहुत इंपॉर्टेंट कदम, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कदम नहीं है, पर हाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है और काफ़ी अच्छा है। इसको बड़ा फैसला आप कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैसला है ये भारत सरकार का दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू हमने चाइना को ये बताने की हमने कोशिश की है कि हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं और ये भी एक रास्ता है जिसके थ्रू हम आपको जवाब दे सकते हैं। तो आप इसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। और दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत को ही नहीं, दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसी है उन सभी कंट्रीज़ में अगर ये जो ऐप्स हैं वो अगर लोग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको बैन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप इस चीज़ को देखिए कि चाइना जो है ना वो फेसबुक को अलाउ करता है अपने कंट्री में, ना यूट्यूब को अलाउ करता है, ना ट्विटर को अलाउ करता है। तो दोस्तों अपने कंट्री में वो जब इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जब वो अलाउ नहीं करता है तो दोस्तों हम लोगों को भी यही चाहिए और जितनी भी डेमोक्रेसी है दुनिया की कि वो चाइनीज़ ऐप्स को बॉयकॉट करें। तो ही हम चाइना को सामूहिक तौर पे हम आप ये कह सकते हैं कि हम उसको कुछ जवाब दे पाएंगे या चाइना को कुछ लेसन हम सिखा पाएंगे। तो दोस्तों दुनिया के बाकी कंट्रीज़ को भी भारत को फॉलो करना चाहिए और उनको चाइनीज़ ऐप्स को बैन करना चाहिए। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि जैसे हमारे कंट्री में जब ये बैन हुआ तो बहुत से रिएक्शंस आए। अब कुछ आप कह सकते हैं बच्चे कहिए आप या कुछ भी कहिए, तो मतलब कुछ लोग जो और टिकटॉक पे जो अपना वीडियो बना के डालते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा निराश है। उनका कहना है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम अपने टैलेंट को कैसे दिखाएं। तो दोस्तों जिसके अंदर भी टैलेंट होता है, मेरे जो भी फ्रेंड है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो किसी टैलेंट को कोई एक ही प्लेटफॉर्म से वो नहीं बंधा होता है, ना कोई एक जगह से बंधा होता है। जो टैलेंट है दोस्तों, अगर मैं इसको ब्रॉडर व्यू में कहूँ तो टैलेंट किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ना वो किसी जाति पे डिपेंड करता है, ना किसी धर्म पे, ना किसी देश पे, ना किसी समय पर और ना किसी टिकटॉक पे। तो दोस्तों आपको अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टिकटॉक बैन हुआ है तो इससे आपको कोई परेशान नहीं होना है। टिकटॉक बैन हुआ है, आपके पास अभी इंस्टाग्राम का ऑप्शन है, यूट्यूब का ऑप्शन है। आपके अगर अंदर आप टैलेंट है तो आप इन जगहों पर भी अपने टैलेंट को आप दिखा सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा जो मेरा मैसेज था वो उन फ्रेंड्स के लिए था जो कि टिकटॉक के बैन होने से काफ़ी ज़्यादा निराश हुए हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐप्स को तो हमने बैन कर दिया, इसके बाद अब हमारे पास क्या क्या रास्ता है। दोस्तों मैं यहाँ पे युद्ध को, जंग को, वॉर को मैं साइड करके चल रहा हूँ कि उस सिनारियो को अगर छोड़ दे तो हमने एक स्टेप तो ले लिया है चाइना को बताने के लिए कि हम चाइना से बदला ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारे पास और क्या रास्ता है। तो दोस्तों अभी चाइना जो है उस मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे वो दुनिया उस पर प्रेशर बना रही है और भारत उन मुद्दों पर अब तक खुल के नहीं बोला है। मैं कुछ मुद्दों आपको गिनवा रहा हूँ, जैसे कि तिब्बत का इशू हो गया, हांगकांग इशू हो गया, चीन में जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है वो इशू हो गया। तो अभी ऐसे बहुत से इशू हैं जिस पे कि भारत चाइना को घेर सकता है। अब दोस्तों हांगकांग में चाइना जो है वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेकर आ रहा है और इससे क्या होगा दोस्तों, मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो होगा नेशनल सिक्योरिटी लॉ पर। लेकिन इस वीडियो में मैं उसका सिर्फ समरी कुछ बता रहा हूँ कि जब वो लॉ हांगकांग में आ जाएगा, हांगकांग के लोग क्या चाहते हैं कि हमको आज़ादी मिले, वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ हम लोग के पास फंडामेंटल कुछ राइट्स हैं, फ्रीडम का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, बोलने का, प्रदर्शन करने का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, न्यूज़पेपर में लिखने का, तो ये राइट हमारे पास है। तो वहाँ के लोग भी इन राइट्स को चाहते हैं, लेकिन चाइना उनके इन राइट्स को दबाना चाहता है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़त्म करना चाहता है और वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से कौन देशद्रोही है और कौन देशभक्त है वो अपने हिसाब से वो लोगों को बताना चाहता है। तो एक तरह से आप ये समझिए कि हांगकांग की आज़ादी का यहाँ पे बात है जिसकी वजह से हांगकांग में इतना प्रोटेस्ट हो रहा है और इस इशू पर भारत खुल के कभी नहीं बोला है। तो दोस्तों अब वो समय आ गया है कि चाइना के प्रेशर में इंडिया ना रहे और इस इशू पे खुलकर बोले, क्योंकि बहुत से कंट्री इंक्लूडिंग यूएस, यूके, जापान, फ्रांस ये सब खुल के बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को भी बोलना चाहिए। दूसरा इशू है तिब्बत का, वहाँ पे भी यही बात है कि वहाँ पे भी वो डेमोक्रेसी को वहाँ पे तो वैसे डेमोक्रेसी है नहीं,
क्योंकि जो वहाँ के लीडर है वो खुद ही एक जेल में है। लेकिन वहाँ के लोग भी आज़ादी चाहते हैं। दोस्तों, गुलामी किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वहाँ पे भी, तिब्बत में भी वो लोगों पे अत्याचार करता है। इस इशू पे भी भारत जो है स्टार्टिंग से डिफेंसिव रहा है। तो दोस्तों, अब टाइम आ चुका है कि तिब्बत इशू पे भी भारत जो है उन देशों का साथ दे जो तिब्बत इशू को लेकर चाइना पे दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद ताइवान का आप इशू ले लीजिए। ताइवान के साथ भी वही है, चाइना का प्रॉब्लम चल रहा है। तो ऐसे कई इश्यूज हैं जहाँ पे भारत अब चाइना के खिलाफ खुलेआम इंटरनेशनल मंच पे बोले और चाइना के ऊपर दबाव बनाए। अब दोस्तों, चाइना में सिंजियान उनका प्रोविंस है जहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, जिनको उइगर मुस्लिम कहा जाता है। तो उनके साथ आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको टॉर्चर किया जाता है। जो उनकी लेडीज़ हैं उनका ज़बरदस्ती एबॉर्शन करवा दिया जाता है। उनको धमकाया जाता है कि अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो उनका कत्ल कर दिया जाएगा। लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है, वो घर में नहीं रहते हैं। और अगर चाइना के किसी भी पार्ट में अगर उनका कोई, उनके सोसाइटी के कोई लोग हैं तो उनको वहाँ से उठाकर उसी प्रोविंस में रखा जाता है, ताकि उनका एक तरह से आप कह सकते हैं कि सामूहिक ग्रुप टॉर्चर आप कह सकते हैं। मतलब उनकी जो आज़ादी है वो छीन चुकी है वहाँ पे। न उनको नमाज पढ़ने का, दोस्तों मतलब बेसिक जो हमारे क्या राइट होते हैं कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें, हम उस वर्शिप कर सकें। तो ये जो कुछ हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनको वहाँ पे वो भी नहीं मिल रहा है, और इसके बाद उनके ऊपर टॉर्चर किया जाता है, अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता है। इस वीडियो में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कि अमानवीय व्यवहार क्या होता है, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से बर्निंग इश्यूज हैं जिस पे भारत किसी न किसी वजह से आप कह सकते हैं कि बैकफुट पे हमेशा रहा है चाइना को लेकर, और खुल के कभी चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया है। तो दोस्तों, भारत को सिर्फ ऐप को बैन करके यहीं पे नहीं रुकना चाहिए। अब भारत को इन मुद्दों को भी उठाना पड़ेगा। इंटरनेशनल मंच पर चाइना की घेराबंदी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों सिर्फ आप कुछ स्टेप से चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी को, चाइना जैसे इतने बड़े देश को आप सिर्फ ऐप बैन करके झटका नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस सरकार के इस कदम का स्वागत करता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था जो सरकार को लेना ही लेना था। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दोस्तों आप यूँ कह सकते हैं कि सरकार के ऊपर ही प्रेशर बनता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सरकार को यहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, और बाकी कंट्रीज के सपोर्ट से आप चाइना को जिस इशू पे चाइना को पूरी दुनिया घेर रही है और जिस पे भारत अब तक चुप रहा है, तो इन इशू पे भारत को अब बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं चाइना से जो भी रिलेटेड इशूज़ हैं, जैसे हांगकांग में जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है, या फिर तिब्बत का क्या इशू है, तिब्बत का पे मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, अपलोड हो रखा है, वो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं इन इशूज़ को आने वाले वीडियोज़ में एक एक करके मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं बताऊंगा कि ये वो इशू हैं जिस पे भारत चीन को घेर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे आपके इस अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए हर दिन लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।